हिंदू बिना मुसलमान के रह नहीं सकता। ये सब आए मुसलमान सेंट्रल एशिया से, एक ऐसी चीज लिया है कि हिंदू बेचारा खिचड़ी उबाल के खाने वाला कौम, ये लिया है बिरयानी। अब जब जाफरान की खुशबू उठी, सलीम के घर से तो पंडित जी तो हिल गए। अरे बाप, गाय खटखटाए गए, मौलाना कहाँ बना रहे हो? तो मालिक कुछ चाहिए ही नहीं, विजडम, विवेक। इनसे बड़ी कम्युनिटी बिजनेस में कोई नहीं दुनिया में, ज्यूस। इनसे अगर तुम उधार ले लिए और वापस नहीं दिए तो तुमको मरने नहीं देंगे। तुम अभी अमेरिका का वीजा मांगो, पहली बात ये पूछेंगे स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी? तुमने कहा गंजे के सर पे हाथ रख दे, बाल निकल आता है। अरे बोले यार वाह, रख के दिखाओ जरा। 2-3 गंजा बुलाए, तुमने रखा, सबके बाल निकला, बुला लेंगे, आओ। सिर्फ टैलेंट, न कास्ट, न जाति, न जेंडर, न रीजन, न रंग, कुछ नहीं। उनसे कोई मतलब नहीं। इंडिया में सबसे पहले क्या पूछेंगे? कास्ट। लेकिन इन सारे ठेकेदारों के बीच दुनिया के किसी एक कोने में एक ठेकेदार और पैदा हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तुरंत अमित शाह मोदी जी कूद के मिसाइल उसाइल लेके बैठे, हीरो होंडा स्प्लेंडर पर सीधे लाहौर की तरफ भाग रही। अब बोलो, अगर दुनिया में 100 नोबेल प्राइज गया तो 98 ज्यूस हो गया है। हिंदू मुसलमान फर्जी चिल्ला रहे हैं। ऐसा था हमारे यहाँ पहले, हम लोग नीचे से देखते थे तो आसमान के उस पार भी दिखता था पहले। अब काहे नहीं देख पा रहे हो? जितने लोगों का भविष्य मरा हुआ है वो सब अतीत की बातें करते हैं। और मन काम करने को करता नहीं। मन का एक काम है, मन क्या करता है? वो चाहता है किसी तरह तुमको उलझा दे, किसी तरह। मतलब मन को एक हिदायत दी गई कि इस आदमी को उलझाओ किसी तरह, चाहे जैसे। उसका सबसे प्यारा फीचर है उलझाना, कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, सब शहर डूब जाएंगे, 2050 में धरती। कल वो जो भाई साहब आए तो बता रहे थे कि एक मीटरॉइड आ रहा है, 12 किलोमीटर लंबा है और 2029 तक धरती पे गिरेगा, सब खत्म हो जाएंगे। हमने कहा तुम सब थोड़ी, हाँ नहीं सब फर्जी। और वो ज्यादा सोच लिया लड़का, अब साइकोलॉजिकली हो गया डिस्टर्ब। कह रहा है इस गैलेक्सी के बाहर के लोग मुझसे बात करने आते हैं। अब दुनिया में जब भी लड़ाई होती है, वॉर, और शुरू से हुई है पैलेओलिथिक एज से, इसलिए हिस्ट्री का स्टूडेंट वॉर के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलेगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो क्या बोलेगा कि वॉर इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पर अंदर ही अंदर वो वॉर की तैयारी करेगा, क्योंकि वॉर होना ही है। किस लिए होना है? उसके लिए इकोनॉमी का एक नियम है, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। इसीलिए वॉर इस धरती पर हमेशा होगा। लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। ये सिविल सर्विस 1000 नौकरियां, 1000 वैकेंसी निकालती है, तो किसी साल अगर 580 फॉर्म सिर्फ भरे जाएं तो उस साल प्रीलिम्स होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि जितनी वैकेंसी है उसके आधे तो एस्पिरेंट है, फिर सीधे इंटरव्यू होगा, सीधा इंटरव्यू, क्योंकि 320 और जबरदस्ती पकड़ के लाने हैं। इस दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड एस्पिरेशंस है। इसलिए वॉर इज अ डेस्टिनी ऑफ दिस अर्थ, होनी ही होनी है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जहां रिसोर्स होगी वहां वॉर होगा। अब 3 चीजें, इस वॉर होना है तो कोई भी कम्युनिटी पावरफुल बनती कैसे?
जो उस रिसोर्स पर कब्जा कर लेती है, वो दो चीजों से बनती है। एक बनती है एजुकेशन से, और एक बनती है टेक्नोलॉजी से। ये दो चीजें किसी कम्युनिटी को बहुत पावरफुल बनाते हैं, किसी कंट्री को बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो वॉर किससे होता है, किसकी वजह से होता है? रिसोर्सेस। अमेज़न के जो फॉरेस्ट है उसमें कई सारे ट्राइबल्स रहते हैं। तो अब बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स। उसमें ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्होंने जंगलों में अपने घेरा बना रखा है। तो जैसे कोई दूसरी ट्राइब उस घेरे के अंदर आने की कोशिश करती है, वॉर शुरू हो जाता, और कभी कभी पूरी ट्राइब को मार डालते हैं, बच्चे, औरत, सबको। इसमें बड़ा विचार हुआ, बड़े बड़े थिंकर्स आए। रूसो जैसा थिंकर ने कहा कि पैलेओलिथिक टाइम में वॉर नहीं होता था, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड के समय होने लगा। ऐसा नहीं है, वॉर हमेशा से हुआ, और जब तक धरती पर मानव है, अगर सिर्फ धरती पर 15-20 लोग बचेंगे तब वॉर नहीं होगा। तब अनलिमिटेड रिसोर्सेस, भाई आज भारत की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए तो हिंदू मुस्लिम तनाव खत्म, ब्राह्मण दलित तनाव खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तनाव है, लोग बुरे हो गए? नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड में सबको कब्जा चाहिए, और जिसका रिसोर्स पे कब्जा होगा वो ताकतवर होगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जितने यहां दबे कुचले लोग थे सबको कहा, भैया किताब उठा लो, पढ़ोगे आईएएस बनने लगोगे, फिर नेता बनने लगोगे, तो तुम्हारा समाज ताकतवर होता चला जाएगा। पढ़ो जरूर, क्योंकि सारी चाबी पढ़ाई से ही निकलती है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहां से चुनाव लड़ेगा? उसका खाने को नहीं, वो कहां चुनाव लड़ पाएगा? और फिर पार्टियां टिकट भी उनको देती हैं जो जीतने वाला आदमी होता है। 1847 में सबसे पहला ऑयल रिजर्वायर मिला। कहां? पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया कहां है? यूएस में। जो सबसे पहला ऑयल रिजर्वायर मिला वो यूएस में मिला 1847 में। 1860 में दूसरा रिजर्वायर मिला रोमानिया में। रोमानिया कहां है? ईस्टर्न यूरोप में। और फिर 1910 तक यह क्लियर हो गया कि दुनिया में एनर्जी का जो सबसे बड़ा भंडार है वो अरब वर्ल्ड में है, ईरान में है। और यह हुआ कि 20th सेंचुरी में वही बंदा ताकतवर होगा जिसके पास ऑयल रिजर्व पर कब्जा होगा। जैसे मगध एंशिएंट टाइम में। अब मगध क्यों ताकतवर था? क्योंकि उसका कब्जा था लोहे की खानों पे। मौर्यन एम्पायर पढ़ा ना, तो मौर्यन एम्पायर का बेस कहां था? मगध में। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आयरन। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? जमीन, फर्टाइल लैंड। और बिहार और बंगाल से ज्यादा फर्टाइल लैंड कहां है? तो आयरन भी था मगध के पास, फर्टाइल लैंड भी था मगध के पास, और फिर जबरदस्त शासक तो उसके पास थे ही। शासक, अगर राजा, हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर राजा कैसे बनते हैं? हम कहना, अब कटोरा लेक पैदा हुए तब तो नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक चीज परमात्मा से मांग लो, बस एक, कह दो मालिक कुछ चाहिए ही नहीं, एक दे दे, विजडम, विवेक। तो जैसे ही वो विवेक की आंखें तुम्हें मिलेगी ना, तुम्हारा जो जीवन है, विवेक क्या करता है? वीडिंग करता है, वीडिंग।
वीडिंग शब्द सुना? जब फसल लगाई जाती है खेतों में तो वीडिंग किया जाता है, वीडिंग। खराब फसल नहीं, घास ग्रास वगैरह जो होते हैं, ग्रास से गेहूं की फसल है, अब उसमें मान लो हाँ खरपतवार, क्या हुआ? तो उसमें जो खरपतवार है उसको निकाला जाता है, क्योंकि अगर उन्हें ना निकाला जाए तो वो जितना भी खाद वगैरह गेहूं के लिए डाला गया है वो उसको खा जाएंगे और ज्यादा बड़े हो जाएंगे और मेन फसल मर जाएगी। अब तुम्हें इस उम्र में क्या चाहिए? अच्छे दोस्त चाहिए। विवेक तुम्हें वो दिलाएगा। अनवांटेड आदमी के पास तो बैठने ही नहीं देगा। इसलिए हमने ध्यान की तुलना रोशनी से की कि वो तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देगा। अननेसेसरी और प्रचंड बेवकूफ है ना कम्युनिटी, प्रचंड बेवकूफ, उसको तुम जीवन में कभी एंटरटेन ही नहीं करोगे। करना ही नहीं है। ये विवेक का काम है। उसके बड़े अच्छे अच्छे काम है। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य परिवार है। आज तो डेमोक्रेसी है, तब थोड़ी डेमोक्रेसी थी। अशोक, विवेक, जितने महान शासक हुए सब में एक चीज कॉमन है, विजडम। और विजडम का कोई स्कूल नहीं, उसका कोई कॉलेज नहीं, उसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं। नहीं तो ये जितने बड़े लोग हैं ये उस पर मोनोपोली कर लेते। ये उस पर मोनोपोली कर लेते, तभी तो परेशान रहते हैं। क्योंकि जितने बड़े लोग हैं उनके लड़के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, दून, शिमला, हिमाचल। जो और बड़े हैं उनका लड़का पढ़ रहा है कैनबरा, सिडनी, लंदन, यहां तक बाल रखाए हुए, बाला लगाए। हो कहता गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तुमको उनसे मिलकर ही लग जाएगा कि तुम्हें से करनी है वसूली, संभाल ना पाओगे। और जो आदमी टाट पट्टी लेके पढ़ा, लालू प्रसाद यादव, मैं एक राजनेता की बात नहीं कर रहा। एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री उस आदमी से पूछ के पानी पीता था, इतना दबदबा था उसका भारत की राजनीति में। सामान्य घर से निकला हुआ आदमी, सामान्य स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, मुलायम सिंह यादव, मायावती। और बहन जी तो अब तो मेरे लिए सही में बहन जी हो गई। जब से वो हमको बोली कि जाओ कहीं से भी लड़ो मास्टर, तब से तो वाकई में बड़ी बहन हो गई हमारी। और मुझे पता होता ये लोग नहीं देंगे तो मैं शुरू से फिर मैं बसपा से ही लड़ता, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। मेरा बड़ा क्रूशियल टाइम निकल चुका था। हर चीज प्लान होती है ना, तो मैं फंस जाता। हारना अलग चीज है, और मुझे लड़ना था बड़े बड़े नामों के खिलाफ। ये प्रण था मेरा कि किसी हल्के पद से श्याम रंगीला मोदी जी के खिलाफ जाग लड़ गया। कितना वोट मिला? नहीं, उसका तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तुम देखो ये जनरेशन, ये बेचारे मुलायम सिंह यादव, ये कौन सी दून स्कूल से पढ़े हुए थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई तो ऐसे हजारों लोग सैफई पहुंचे जो कभी उनसे मिले नहीं थे। मैं तो गया था, मैं तो देखा वहां घर के ठीक पीछे जो बाजार है
वहां एक सब्जी वाला था, मैं ऐसे ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा और भैया, यार नेताजी मर गए, रोने लगा तुरंत चिल्ला चिल्ला के। कहा भैया हम लोग अनाथ हो गए भैया, कहीं जाते थे तो बस एक ही बात कहते थे, सैफई में है, तो पूरी सुविधा मिलती थी। घर के बगल में ही अमिताभ बच्चन का नाम पे कॉलेज खोल रखा उन्होंने। तो मैं इन लोग को देख के लगता नहीं कि यार इन लोग के पास कहां से इतना दिमाग आया, विजडम। तो एंशिएंट पीरियड में कौन सा रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट था? आयरन। एंशिएंट पीरियड में लैंड। मेडिवल पीरियड में गन पाउडर, सॉल्ट पीटर। अब तुम देखो, जहां जिस आर्यंस आए, आर्यंस जो नेटिव्स थे उनसे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे थे। एक तो वो व्हील का इस्तेमाल करना जानते थे, वो भी सॉलिड व्हील नहीं, जैसे हड़प्पन टाइम में तुम्हें जो व्हील मिली है वो सॉलिड है, उसकी स्पीड रही होगी 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो आर्यंस व्हील लेकर आए वो स्पोक्ड व्हील है, उसमें तीलियां लगी हुई हैं, तो उसमें स्पीड थी। फिर हॉर्स का यूज करना जानते थे, तो उन्होंने नेटिव फ्लो पे कब्जा कर लिया। जिसके पास भी दो चीज होगी, एक एजुकेशन, एक टेक्नोलॉजी, वो दुनिया की रिसोर्स पर कब्जा रखेगा। और जो दुनिया के रिसोर्स पर कब्जा रखेगा वो राजा कहलाएगा। अब इस दरमियान बड़े बड़े ठेकेदार थे दुनिया में। ब्रिटेन एक ठेकेदार, फ्रांस एक ठेकेदार, उसी में 2-3 नए ठेकेदार पैदा हो गए। जर्मनी हो गया 1871 में, इटली हो गया ठेकेदार। ऐसे कई सारे ठेकेदार पैदा हुए। यूरोप में कई सारे ठेकेदार थे, एशिया में एक ठेकेदार पैदा हो गया। अब 19वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा ठेकेदार ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ठेकेदार पैदा हो गया जर्मनी, उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ठेकेदार एशिया में पैदा हो गया जापान। लेकिन इन सारे ठेकेदारों के बीच दुनिया के किसी एक कोने में एक ठेकेदार और पैदा हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेनलैंड से बहुत बाहर। पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, बड़ी प्यारी कहानी है इस कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मुसलमान, हिंदू, सिख चाहे जितना गाली दें अमेरिका को, सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही देते हैं, खैर शैतानों का मुल्क है। लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पढ़ने जाना चाहते हैं। हमारा एक पाकिस्तानी दोस्त है, तो हमसे वहीं बोला, यूएस में बोला, इंशाअल्लाह एक दिन हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। मैंने कहा धीरे बोल, उन्हीं कंट्री में बैठा है। उन्हीं के यहां पढ़ रहे हो, उन्हीं का खा रहे हो। चलो वो सब तो खैर पर्सनल बातें हैं, लेकिन जा सभी वहीं रहे। प्रॉमिसिंग लैंड है ना। तुम अभी अमेरिका का वीजा मांगो, पहली बात यही पूछेंगे स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी। तुमने कहा गंजे के सर पे हाथ रख दे बाल निकल आता है। अरे बोले यार वाह, रख के दिखाओ जरा। 2-3 गंजा बुलाए, तुमने रखा, सबके बाल निकल आए, बुला लेंगे तुरंत, आओ। सिर्फ टैलेंट, न कास्ट, न जाति, न जेंडर, न रीजन, न रंग, कुछ नहीं। उनसे कोई मतलब नहीं। इंडिया में सबसे पहले क्या पूछेंगे? कास्ट। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। फिर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। नहीं, पूरा क्या लिखते हो? देवेंद्र हत्यारा। ये तो मुसलमान बीच में फारसी नाम लिखने लगे, अरबी नाम रखने लगे। पहले मुसलमान भी ऐसे ही नाम रखते थे, भारतीय नाम। तो बीच में इनको पता नहीं क्या रोग चढ़ गया है, फारसी नाम रखने लगे। कायकूबाद। यही कौन है मैं? कायकूबाद। मुसलमानों का भी भारत में बड़े सिंपल सिंपल नाम हुआ करते थे, उर्दू के नाम होते थे, उर्दू के।
अब तो पता नहीं कहां कहां से नाम ढूंढ के ला रहे हैं। और उसमें हमारी एक फेमस अदाकारा है बड़ी अच्छी सी, उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया तैमूर। और उनकी चॉइस है, उसमें क्या है। कोई अपने बेटे का नाम राक्षस रखे, उससे किसी को क्या लेना देना है, वो उनकी चॉइस है, रख दिया, अच्छी बात है, उसमें नहीं कोई बोल सकता। और इस कंट्री पे जो कंट्री थी, ये सब लंबरदार ठीक थे, ठेकेदार सारे ठीक थे, सब सही चल रहा था। यूएस में जो सबसे ज्यादा जमवाड़ा था वो था ज्यूज का। और ज्यूज शुरू से बिजनेस कम्युनिटी रही है। एक किताब है, नॉवेल है बड़ी प्यारी, उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पता नहीं तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसमें वो जो मर्चेंट है ना, वो ज्यू है। हाँ, इनसे बड़ी कम्युनिटी बिजनेस में कोई नहीं दुनिया में, ज्यूज। इनसे अगर तुम उधार ले लिए और वापस नहीं दिए तो तुमको मरने नहीं देंगे। ये यमराज से समझौता कर लेंगे कि अभी इतना पैसा बचा है, ले लूं तब मारना। मारवाड़ी, यहूदी, सिख, सब अच्छी बिजनेस कम्युनिटियां हैं, बिजनेस करना जानती है। हमारे कंट्री में अगर बिजनेस रिलैक्सेशन मिल जाए तो ये सब जो कनाडा और दुबई में बैठे हैं, सब यहीं बैठे हैं। लेकिन इतना टैक्स फैक्स, इतना कि बेचारे सब बाहर कंट्री में भाग जाते हैं कि छोड़ो यार, यहां बिजनेस है नहीं करना। एक मारवाड़ी लड़की एक मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी, तो उसने उस लड़के से कहा कि शाम को मेरे घर पे आना और पीछे वाले गेट पे आना, तो जब मैं एक सिक्का फेंकूंगी उसकी आवाज आएगी, तब तुम आगे वाले गेट पे आ जाना, फिर हम लोग निकल लेंगे। उसने कहा ठीक। उस शाम को पहुंचा, उसने सिक्का फेंका लड़की ने, फिर वो आगे वाले गेट पर आई, वहां खड़ी थी आधे घंटे पे। उसने फोन किया कि कहां हो, तो उसने पूछा सिक्का किधर फेंका था। अरे बोले जाहिल, आ इधर, मैंने सिक्के में एक धागा बांधा था, फिर फेंका था। जैसे उसने आवाज किया, मैंने खींच लिया, सिक्का मेरे बैग में है, वापस आ। यहां मैं लड़कों को देखता हूं, टिप देते हैं वेटरों को, जो खुद बाप के पैसे पे भीख का जीवन गुजार रहे हैं। जिनको पिता का पैसा मिल रहा है उनको किसी को टिप नहीं देना चाहिए। एक भिखमंगा दूसरे को क्या भीख देगा यार। अभी एक स्टूडेंट है, वो एक नेताजी से यहां मिलने गए थे, तो शॉल लेके गए थे। मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एक भगवान राम की मूर्ति और करीब 2-2.5 हजार का शॉल लेके गए थे। तो हम कहा इधर आओ, कैसे किए, तो मैंने कहा इस पर लिख दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तुम काहे किसी को ये सब करने, तुम स्टूडेंट हो यार, ठेकेदार नहीं हो, किसी कंपनी के मालिक नहीं हो, स्टूडेंट हो, किसी से मिलने गए, बाबूजी नमस्ते, कहीं रास्ते में फूल वूल पड़ा मिल गया, वही उठा लिए, ले गए, दे दिए। कि मंदिर अंदिर इधर चारों तरफ मंदिर है, वहीं गए 2-4 फूल बीन लाए, उसको बांध के ले जाके दे आए। यहूदियों को पता चला कि साहब एनर्जी अगले शताब्दी की, जो 20वीं शताब्दी की एनर्जी, वो है ऑयल। है कहां, बोले अरब वर्ल्ड में। तब यहूदियों ने कहा यार अरब में है, हमारा पुश्तैनी घर है वहां पे। 1897 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, यहूदियों ने बनाई, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन। जियोन, वर्ल्ड जियोन ऑर्गेनाइजेशन, और थियोडर हर्जल ने बनाई। थियोडर हर्जल, इसको बनाया थियोडर हर्जल ने। थियोडर हर्जल ने बनाया इसको, जियोनिस्ट मूवमेंट। यहीं से शुरू हुआ जियोनिस्ट मूवमेंट। तो इनसे पूछा गया भैया कौन सी कंट्री आपकी है, इन्होंने कहा हमारी कंट्री होनी। तो लोगों ने कोई सोचे विचारे हो,
कहे हाँ हमारी एक पुश्तैनी जमीन पड़ी है। कहे कहाँ? कहे ये वेस्ट एशिया में। बोले वेस्ट एशिया में? अब जैसे आज सरदार कहे कि नागालैंड को हम खालिस्तान बनाएंगे, नागा लोग कहेंगे यहां सरदार है ही नहीं। अरे बोले अभी नहीं है, आएंगे अभी। अरबों ने कहा यहां तुम्हारी कौन सी जमीन है? बोले है। वो हमारे जो पैगंबर थे हजरत मूसा, मोसेस, वो जो है प्रॉमिस्ड लैंड की खोज में निकले थे और फिर वो पैलेस्टीन में जाकर रुके थे। तो लोगों ने पैलेस्टीन में कहाँ यहूदी रहते हैं? मैं बोले अभी आएंगे, अभी भेजेंगे, रुको। अच्छा, इन लोगों ने एक आर्थिक इकोनॉमिक साम्राज्य खड़ा किया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, खतरा लिया, रिसर्च किया इन्होंने। सिगमंड फ्रॉयड, अल्बर्ट आइंस्टीन, कार्ल मार्क्स, ये सब ज्यूज है। अगर दुनिया में 100 नोबेल प्राइज गया तो 98 ज्यूज को गया है। हिंदू मुसलमान फर्जी चिल्ला रहे हैं। ऐसा था हमारे यहाँ पहले, हम लोग नीचे से देखते थे तो आसमान के उस पार भी दिखता था पहले। अब काहे नहीं देख पा रहे हो? जितने लोगों का भविष्य मरा हुआ है वो सब अतीत की बातें करते हैं। हमारे बाबा ऊंट रखे थे, हम बकरी रखे। पंचायत का माधव है नहीं, बकरी रखा है। सचिव जी वही एक बकरी है हमारा, वो प्रधान बनेगा। वो तुमको अगर सत्ता बननी है तो तुम्हें किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार में सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। चाहे जमीन बिक जाए, मकान बन जाए, पर तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए और बच्चों से व्यवहारिक बातें करनी चाहिए, बहुत आइडियलिस्टिक बातें नहीं करनी चाहिए। पकड़ लेते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब जिसके फादर खुद सिगरेट पीते हैं वो क्या अपने बच्चे से कहेंगे मत पीना? बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तुम देखो कभी कभी ऐसी बात बीच बीच में बोल जाते हैं कि तुम देखते ही रह जाओगे। अरे कहानी यहां से शुरू हुई 1897 से, जियोनिस्ट मूवमेंट, कि यहूदियों को अपना होमलैंड चाहिए। तो कहां चाहिए? तो साहब पैलेस्टीन चाहिए। ठीक है। अरे लोगों ने कहा ऐसे ही ऐसे ही। जैसे जब 1924 में 1924 में पहली बार पाकिस्तान वर्ड आया, रहमत अली ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जब उसने पहली बार पाकिस्तान वर्ड कॉइन किया तो हिंदुस्तान में और लोगों ने कहा अरे ऐसे ही बच्चा है, अभी बीए हुए कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान बना लेगा। और मजेदार बात, किसी मुसलमान ने अपोज नहीं किया। पाकिस्तान की जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमानों की कौन सी जमीन? भाई तुम्हारे बाप का जितना एरिया है वो सब तुम्हारा ही तो है। तो या तो तुम कहो कि ये ब्रह्मांड नहीं है अल्लाह का, ये पूरा यूनिवर्स मुसलमानों का है। हिंदुओं में तो कई बात है कि कोई भाई विष्णु जी के साथ है, कोई ब्रह्मा जी के साथ है, कोई शंकर जी के साथ है, तो सबको टेरिटरी ढूंढनी पड़ेगी। तो लोगों ने रहमत अली की बात को बड़ा मजाक में लिया कि अरे ऐसे ही बच्चा है। किसी को क्या पता था कि इसने जो आज ये कॉन्सेप्ट दिया है ये किसी दिन एक हकीकत में बदल जाएगा और पाकिस्तान एक नेशन बन जाएगा और बना, मुसलमानों का देश बना। और कितना शानदार, हर मुसलमान के पास मर्सिडीज है वहां। हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे, हिंदू लोग परेशान करता है हमको। कैसे? हिंदू बिना मुसलमान के रह ही नहीं सकता। ये सब आए मुसलमान सेंट्रल एशिया से, एक ऐसी चीज लिया है कि हिंदू बेचारा खिचड़ी उबाल के खाने वाला कौम, ये लिया है बिरयानी। अब जब जाफरान की खुशबू उठी, सलीम के घर से तो पंडित जी तो हिल गए। अरे बाप,
गाय खटखटाए गए, मौलाना क्या बना रहे हो? अरे बोले ऐसे बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी तो खिलाओ यार। बोले मटन बड़ा है। हाँ बोले हमारे धर्म में खोज दो, कोई किताब उताब निकाल देगा, उसमें कहाँ लिखा है? किताब उताब निकाला गया तो बदल आर्यंस, बोले आर्यंस खाते थे भैया। उसमें दो चार बड़े कट्टरपंथी हुए कि हम तो नहीं खाएंगे, तो फिर वो वेज बिरयानी बनाए, उसमें कटहल डाले, उसमें गोभी वोभी डाल के कुछ उसका बनाए, टक्कर दिए। लेकिन वो बात कहां से आई? वो तो वो भी बिरयानी जो रात भर बनी पकी हो, उसकी बात ही अलग है। उसके लिए आदमी 300-400 किलोमीटर पैदल चला है। जब तक बिरयानी है तब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूट नहीं सकती। फिर ये लोग कबाब वबाब बनाने लगे, शामी कबाब। तो फिर हिंदुओं ने जो थोड़ा कट्टरपंथी रह गए, वो कटहल कूच कूच के बनाए कबाब। हिंदू के यहाँ बहुत घर में कबाब बनता है, चने की दाल का बनता है, वो ऐसे ही है, उसमें कुछ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहता नहीं है, कहता कि क्या कर रहा है? कहता कटहल ले रहा है। कहता हिंदुओं का गोश्त है कटहल, थोड़ा उसमें रेशा वोशा होता है ना, तो उससे वो लोग नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। खैर हिंदुस्तान में जरूरत ज्यादा नहीं होती, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो उतनी जरूरत हिंदुस्तान में तो खैर नहीं है। लेकिन रेगिस्तान जैसे इलाकों में वहां तो बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, और कुछ है ही नहीं। मुसलमान जानवर खाता है, पालक कहां से खाए? अरब में कहां पालक होता है? और कैक्टस का साग बनता नहीं। अरे यार कैक्टस की शराब बनती है, उसको तकीला कहते हैं। कैक्टस का साग मुझे नहीं लगता बनता है। नहीं, कैक्टस का साग कैसे बनेगा पता नहीं। खैर अब सवाल यह हुआ कि यार कहानी यहां पे शुरू हुई, डिस्कशन होने लगा, इंटरनेशनल फोरम्स बनने लगे, डिस्कशन ये वो वगैरह वगैरह। फिर एक बड़ी जबरदस्त घटना घटी दुनिया में, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ऐसे डायग्राम बनाते चलना, तब तुम्हें लास्ट में पूरी कहानी कनेक्ट हो जाएगी कि इजराइल बना कैसे, फिर कैसे उसका प्रॉब्लम हुआ, ये सब वगैरह वगैरह। यहां तक बात क्लियर हो रही है ना? तो अब कहानी आगे बढ़ी। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना घटी वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया सब एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन बीच में फिर एक कांड हो गया। पहले तो तीनों एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये तीनों साथ लड़ रहे थे और तीनों कैपिटलिस्ट। पर बीच में एक और दुर्घटना घट गई, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। पूरा लिखते चलो पूरा। और तीनों कैपिटलिस्ट। लेकिन 1917 में फिर दुर्घटना घट गई, रशियन रेवोल्यूशन, एंड रशिया बिकम्स कम्युनिस्ट एंड कम्स आउट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कम्युनिस्ट, एनिमी ऑफ कैपिटलिस्ट। अब रशिया की लोकेशन देखो और अरब वर्ल्ड की लोकेशन देखो, करीब में। और कम्युनिज्म के नियम और इस्लाम के नियम बहुत मिलते हैं। जैसे एक मुसलमान यहूदी के साथ रह ही नहीं सकता,
हिंदू के साथ रह लेगा, ईसाई के साथ रह लेगा, हिंदू के साथ तो बड़े मस्ती से रहेगा, बिरयानी, लेकिन यहूदी के साथ नहीं रहता, क्योंकि यहूदी का मेन धंधा क्या है? ब्याज। और इस्लाम सबसे ज्यादा ब्याज के अगेंस्ट में है। मतलब फंडामेंटली दोनों के बीच पट नहीं सकती, फंडामेंटली नहीं पट सकती। ब्याज, इंटरेस्ट सिस्टम, फिर खाना, पोर्क, रिलीजियसली मुसलमान थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, बस रिलीजियसली, उससे ज्यादा नहीं है। एक तो इंटरेस्ट, दूसरा पोर्क। तो ये हुआ कि यार ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि यार अगर ये सारी अरब कंट्री इसके साथ हो गई, कम्युनिस्ट के साथ, तो सारा एनर्जी रिजर्वायर तो इनके पास पहुंच जाएगा, और अगर एनर्जी रिजर्वायर रशिया के पास पहुंच गया तो हम तो झुंझुना हो जाएंगे, फिर हमारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जब ये वॉर चल रहा था, उसी वक्त ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, बड़ी प्यारी, 1917। कौन था फॉरेन मिनिस्टर? 1917 ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन दी, उसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन। ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, बेल्फोर, आर्थर बेल्फोर। लिख लो आर्थर बेल्फोर ब्रैकेट करके, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, आर्थर बेल्फोर। And in this declaration, Britain said, that Palestine is the homeland of Jews. अब ये बड़ी घटना थी भाई। दुनिया का जो लंबरदार है ब्रिटेन, वो कह रहा है कि हाँ यार सही बात है यार। आज की डेट में चाइना कह दे कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, खत्म। आज दुनिया के जो लंबरदार हैं बड़े बड़े, उसमें से एक चाइना भी है और पड़ोसी है हमारा, और ताकतवर पड़ोसी है। और कल अगर चाइनीज प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ जाए कि ओ वी आर एब्सोल्युटली सॉरी एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, खत्म। वो कश्मीर में जितने सेपरेटिस्ट है सब कहेंगे भैया जय श्री राम। तुम तभी तक बोल सकते हो अगेंस्ट में जब तक कोई पावरफुल आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, वरना कोई सेपरेटिस्ट हैं, उनके पीछे कोई ताकत होगी, फंड देती होगी, मॉरल सपोर्ट की चिंता मत करना, इंटरनेशनल मुद्दे गरमा के रखेंगे, कश्मीर तुम्हारा है। बिना बैकिंग के अगर कोई आवाज उठा रहा है तो पागल है। अब दलाई लामा बेचारे नॉन वायलेंस, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता, किस लिए करे? अभी कल अगर वहां ऑयल निकल आए तिब्बत में और ये हो जाए कि भैया तिब्बत में अगले 1000 साल का ऑयल पड़ा हुआ है, तुरंत अमेरिका कहेगा यूएन में कि वी हैव टू रिपेंट, व्हाई वी डिड नॉट सपोर्ट दलाई लामा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मोदी जी तुरंत ताव में आ जाएंगे खटाक से कि भाई यूएस कह रहा है, तो फ्रांस का स्टेटमेंट आ गया, नाटो का स्टेटमेंट आ गया कि वी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इन द वर्ल्ड एंड डेमोक्रेसी वी ऑल साइड विद दलाई लामा। तुरंत अमित शाह मोदी जी कूद के मिसाइल लेके बैठे हीरो होंडा स्प्लेंडर पर सीधे लाहौर की तरफ भाग रही। अब बोलो, तो 1897 में जो बात कही थी
वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गई कि यस, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो बड़े नंबरदार है उन्होंने मान लिया कि करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे थे तुम लोग, हम भी खोजे, हमारे यहां भी किताब रखा हुआ है, सही कह रहे थे, तुम्हारा पुरखा लोग उधर ही रहता था। अरे यहूदी बोले इतना मत बताओ। तो यहां पर एक बात कंफर्म हो गई कि भैया पैलेस्टीन इंटरनेशनल कम्युनिटी के नंबरदार का एक्सेप्टेंस मिल गया। किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के बारे में 1917 में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। फिर अरब के लोगों ने कहा कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन यहां यहूदी कोई है नहीं। हाँ बोले आ रहे ना भाई, भेजेंगे अभी। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। और जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो 1920 में एक ट्रीटी हुई। कौन सी? वो 1919 में हुई, वार्सेलीज। एक और हुई बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी 1920 में, एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरस। ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920। सेवरस एंड अलाइड बिटवीन अलाइड पावर्स एंड टर्की, ब्रिटेन एंड टर्की, अलाइड पावर्स एंड टर्की, अलाइड पावर्स एंड टर्की। एंड ब्रिटेन टुक अवे वेस्ट एशिया फ्रॉम टर्की। ब्रिटेन ने क्या किया? टर्की से क्या ले लिया? वेस्ट एशिया ले लिया। वेस्ट एशिया अंडरलाइन करो, आज जाके देखना कौन कौन सी कंट्री है वेस्ट एशिया में। ब्रिटेन टुक अवे वेस्ट एशिया फ्रॉम टर्की। ब्रिटेन ने वेस्ट एशिया से टर्की ले लिया, सॉरी, ब्रिटेन ने टर्की से वेस्ट एशिया ले लिया। फिर इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन और फ्रांस ने वेस्ट एशिया को अंडर मैंडेट सिस्टम, मैंडेट सिस्टम, क्वेश्चन मार्क बनाओ मैंडेट सिस्टम के सामने। Britain and France under mandate system divided West Asia among them. Britain and France under mandate system divided West Asia among them. आपस में बांट लिया। तो फ्रांस को मिला सीरिया, ब्रिटेन को मिला इराक, पैलेस्टीन, ये सब ब्रिटेन को मिला। और फ्रांस को मिला सीरिया कि तुम इसको संभालो, हम ये संभालते हैं। तो पैलेस्टीन किसके प्रोटेक्शन में आया? ब्रिटेन के। आ गया? किसने कहा था पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज? 1920 में पैलेस्टीन किसके कब्जे में आ गया? एंड हियर ब्रिटेन स्टार्टेड गिविंग लैंड ऑन लीज टू ज्यूज, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री ऑफ ज्यूज इन पैलेस्टीन। Britain started giving land on lease to whom? Jews. And this was the beginning of the entry of Jews in Palestine. बस इतना पढ़ेंगे, आज जाओ। कहानी की बैकग्राउंड क्या है? एनर्जी। क्या? ऑयल। जिस दिन वेस्ट एशिया में ऑयल खत्म हो जाएगा, यहूदी वापस चले आएंगे। कि गलती से भैया वो किताब गलत थी, हम लोग का ओरिजिनल घर तो यूएस ही है, सॉरी, छोड़ छाड़ के चले आए। लेकिन यहूदियों को टक्कर देना, उन्हें पकड़ में आ गया ना, उन्हें 3 शब्द पकड़ में आ गया, रिसोर्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। ये देखो यहां कंट्री में, यहां भी 3-4 शब्द हैं, मंदिर, मस्जिद, बुर्का। ये अलग है टेंजेंट पे घूम रही है कंट्री। इनसे पूछो टेक्नोलॉजी बाहर से ले लेंगे ना, इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? लेके क्या करेंगे? डीप फेक बनाएंगे। चलो ले भी लिए बाहर से, तो उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल करो। पब्लिक बेचारी टेंशन में करी, ये मेरी फोटो नहीं है, नहीं है, इन्हीं की है, ये पिछले जन्म की है।
अभी तो एआई को बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन वो भारत के खुराफाती गैंग के हाथ में आई कायदे से, जैसे कहते हैं ना न्यूक्लियर पावर अगर तालिबान के हाथ में आ जाए तो गड़बड़ हो जाए, तो जिस दिन एआई जो यहाँ की सबसे डेंजरस गैंग है, जिसका काम ही है खुराफात करना, फिर थोड़ा सा तबाही मचेगी। कई लोग बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लास 7 की एक लड़की ने सुसाइड किया था इंदौर में 20-25 दिन पहले। 14 मंजिल की बिल्डिंग में चली गई थी, कूद गई थी। इसी चक्कर में बाद में उसको फोन वगैरह चेक किया गया तो देखा उसमें बड़ी सारी उसकी फोटो थी जो उसको भेजा था किसी लड़के ने, तो लड़का ट्रेस हो गया। अननेसेसरी बिना जाने के, और सोशल मीडिया पे खासकर लड़कियों को अपनी फोटो डालना एकदम बंद कर दो। तुमको पता नहीं कि सामने कौन बैठा हुआ है, सोशल मीडिया के उस पार तुमसे कौन बात कर रहा है, क्या कर रहा है। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ और यहूदी पहुंच रहे हैं कहां? पैलेस्टीन।